इसमें फर्क है। अच्छा, हम यहाँ पे आरसीसी का जब हम काम करते हैं तो आरसीसी के लिए कोई भी प्रोफेशनल पूल बिल्डर नहीं होती, क्योंकि अगर पूल बिल्डर कोई है भी, अगर मैं सपोज हिंदुस्तान में 50 जगह पूल बना रहा हूँ तो मैं 50 मिक्सचर नहीं रखूंगा, 50 वाइब्रेटर्स नहीं रखूंगा, 50 तरह की शटरिंग नहीं रखूंगा, तो मैं लोकली किसी ना किसी को हायर करूंगा। सेकेंडली, कोई भी पुल बनाता है उसके लिए पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, उसके बेसिस पे पुल बनना चाहिए। होता क्या है कि कोई भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर आता है, चाइनीज फिल्टर आते हैं, मशीन आई या यूरोपियन ले लो, उनको फिक्स करके आपको एक चीज बना के दे देते हैं। तो इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो सिविल वर्क में नो स्टैंडर्ड्स। कोई पुल आपको, एक ही पुल 8 लाख में बनाएगा, वही पुल कोई 6 में बोल सकता है और कोई 12 में बोल सकता है। और कस्टमर के पास चॉइस भी नहीं होती कि वो 8 का ले, 12 का ले, 6 का ले, बिकॉज ही इज नॉट ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। और स्ट्रक्चरल डिजाइन कोई देता नहीं है, देता भी है तो एट रैंडम बेसिस पे देता है, वो पुल के हिसाब से परफेक्ट नहीं होते। क्योंकि ज्यादातर पुल में आपको फुटिंग होना चाहिए, क्योंकि बाहर का ही प्रेशर होता है, अंदर का ही पानी का प्रेशर होता है। पानी का प्रेशर बहुत मायने रखता है, जो कि इस चीज में नहीं देखा जाता। लाइनर पुल की हम जब बात करते हैं तो ये सारे के सारे पुल फैक्ट्री मेड होते हैं। फाइबर ग्लास के पुल सारे फैक्ट्री मेड होते हैं। तो अगर कोई बोले कि मैं आपको फाइबर ग्लास का पुल साइट में बना के दे रहा हूँ, दैट मीन्स इज नॉट ए पुल प्रोफेशनल। कई लोग आजकल शुरू कर दिए कि हम जोड़ जोड़ के बना देते हैं, पेस्टिंग कर देते हैं और पुल हमको 20-40 का बना देंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्विमिंग पूल बनते हैं सारे फैक्ट्री में बनते हैं, सिंगल पीस डाई से बनते हैं। कहीं पे भी कोई भी फाइबर ग्लास का पुल पीसेस में नहीं बनता है। नंबर 1, जब हम फैक्ट्री में कोई चीज बनाते हैं तो वो स्टैंडर्ड होती है, मशीन से बनती है। लाइनर बनेगा एक जैसा बनेगा, पैनल बनेंगे एक जैसे बनेंगे, और बाकायदा उसकी स्ट्रेंथनिंग कितना मोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितनी डेप्थ होना चाहिए, इट हैज टू बी टेस्टेड। तो वो जरूर ध्यान कर लें कभी भी पूल लेने से पहले कि किस कंपनी से लेने, कितनी पुरानी कंपनी है, कितने पूल उसने बनाए, क्या उसकी रेपो है मार्केट में। कई लोग बोलते हैं जी हम 25 साल की गारंटी देते हैं, कंपनी 2 साल पुरानी है, उसको आइडिया ही नहीं है फाइबर ग्लास के पूल के 25 साल की गारंटी कैसे दोगे। कस्टमर हमसे पूछते हैं आप 15 की दे रहे, 25 की दे रहे हो, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था 2 साल पहले, तो 25 साल की गारंटी कैसे देता है। हम ऑलरेडी 27 साल से काम कर रहे हैं, तो वी नो कि कितनी गारंटी दे सकते हैं। तो 12-13 साल की हम गारंटी, विच इज कॉल्ड लाइफ टाइम वारंटी। उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि उसकी वारंटी के बाद वो सेल्फ कोलैप्सेबल हो जाएगा, इट कैन रन थ्रू लाइक 50 ईयर और 60 ईयर। और बाकी दुनिया जहान में इस तरह से फुल लॉन्ग लाइफ होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर सेल्फ एज नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको बताया था कि ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक बार आपने पूल बनाया, एक एजेंसी को काम दिया, एक ही जगह से आपको सारा मिल रहा है, सारी वारंटी गारंटी आपको नहीं मिल रही है। सिविल में वाटर प्रूफिंग की गारंटी कोई और देगा, टाइल की आपकी गारंटी कोई और देगा, प्लम्बिंग की कोई और देगा, इलेक्ट्रिसिटी कोई और देगा, पूल के फिल्ट्रेशन की कोई अलग देगा। तो उसमें आपकी मल्टीपल एजेंसी हैं, तो ब्लेम गेम बहुत चलता है। इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होता, वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक ही जगह से लोगे, एक ही जगह में आप कंप्लेन करोगे। जो तीसरा है, जो मैंने आपको बताया, लेस टाइम कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूं आरसीसी पूल वर्सेस प्री फैब्रिकेटेड या लाइनर पूल। तीसरा होता है सीपेज और लीकेज का इश्यू। बहुत सारे पूल हमने ऐसे देखे हैं कि पूल बन गया, साल 2 साल ठीक चला, उसके बाद उसमें लीकेज या सीपेज शुरू हो गए। अब लीकेज और सीपेज शुरू क्यों होती है? बिकॉज उसमें कंस्ट्रक्शन जो इनिशियल बेसिस पे बनाई जाती है वो फॉल्टी होती है। फॉल्टी कैसे होती है कि आपने प्रॉपरली डिजाइन नहीं कराया, हल्का फुल्का कोई भूकंप आया, टेरर आया, तो थोड़ा सा वो क्रैक हो जाती है। या कोई भी पुल में सपोज 1 लाख लीटर पानी है और 10 लोग उसमें जंप कर रहे हैं, तो उसमें सुनामी इफेक्ट आता है। तो जितना पानी की लहरें बनती हैं वो दीवार पे जाकर टकराती हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो कई लोग हमसे कहते हैं कि ब्रिक वर्क का बना देंगे, चारों तरफ मिट्टी भर देंगे तो टूटेगा नहीं। अगर ब्रिक वर्क से बनता तो फिर वाटर की टैंक भी ब्रिक वर्क से बन जाते। वाटर के जितने स्टोरेज टैंक हैं सब आरसीसी के होते हैं, प्रॉपर्ली कन्फाइंड होते हैं। इवन आपकी छत की टंकी भी होती है, पूरा नीचे से ऊपर तक आरसीसी होता है। तो वो एक चीज है कि जो इसमें सीपेज या लीकेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप सीपेज और लीकेज। इसी वजह से आजकल ज्यादातर बिल्डर्स भी जितने भी पुल बना रहे हैं वो ज्यादातर प्रीफेब में बना रहे हैं, क्योंकि उसमें सीपेज और लीकेज की कोई संभावना नहीं होती। इन केस अगर इसमें सीपेज या लीकेज होता भी है
तो वो डिटेक्शन हो जाती है उसकी, वो डिटेक्ट हो जाता है कि कहाँ से लीकेज है, एंड इट कैन बी रिपेयर्ड ऑन दैट रीजन ओनली। अब आता है जो ये पुल है, सिविल वाले पुल है, एक बार कहीं बन गए तो आप उनको हटा नहीं सकते, एक बार लग गया परमानेंट हो गया, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड पुल। बट लाइनर पुल को वी कैन शिफ्ट, और फाइबर ग्लास को भी हम रीइंस्टॉल कर सकते हैं। कि सपोज आपने आज ग्राउंड पे लगाया, सेकंड फ्लोर पे लगाया, आपको 2 फ्लोर बनाना है, तो आप इसको 4th फ्लोर पे ले जा सकते हैं। सिविल के पुल में ये चॉइस नहीं है आपके पास में, बिकॉज आजकल कोई भी एक्सपेंशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम पुल को लाइनर, इसमें क्या होता है, इसमें शिफ्ट करने में आपका लाइनर खाली एक वेस्ट होता है, अराउंड 70% आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। इसमें 0% मिलता है आपको, और इसमें तो आपको 100% ही सेव हो जाएगा। तो इन पुल को अगर शिफ्ट करेंगे या रिप्लेस करेंगे, वो कर सकते हैं। तीसरा हो गया हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जितने भी सिविल के पुल हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। अब उसके 2 रीजन होते हैं। नंबर 1 सरफेस, नंबर 2 फिल्टर। सिविल के पुल में सरफेस होती है टाइल, टाइल के बीच में सीमेंट होता है, उस सीमेंट पे आपकी बैक्टीरिया और डस्ट जमती है, जिसकी वजह से उसमें क्लोरीन की कंजम्पशन ज्यादा होती है, और उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है क्लीन करने में। लाइनर पुल आपका सिंथेटिक होता है और बिल्कुल स्मूथ होती है, तो उसमें आपको कभी भी जो डस्ट है या इम्प्योरिटी स्टिक नहीं करती, और फंगस या एल्गी जो होती है उसमें क्रिएट होने में बड़ी टाइम लेती है। इट्स नॉट इजी टू नर्चर एल्गी और फंगस ऑन द सिंथेटिक सरफेस। जो आपके सिविल वाले वर्क जगह पे है, वहाँ पे आपको ये सब जम जाता है। आपने देखा भी होगा कि जितनी भी अपनी शेड होती हैं फाइबर ग्लास की, उस पर कभी भी एल्गी वगैरह नहीं जमती, जबकि आप टीन शेड देखो या जो भी आरसीसी की जगह देखो, वहाँ पे आपकी जम जाती है। इसमें भी यही है कि क्लीन रहता है ज़्यादा और लो मेंटेनेंस होती है। ये हुई सरफेस की वजह से। दूसरा होता है फिल्ट्रेशन की वजह से। हम लोग कई बार सैंड फिल्टर लगाते हैं, जितने भी अपने सिविल के पुल बनाते हैं, तो सैंड फिल्टर में थोड़ा सा केमिकल कंजम्पशन ज़्यादा होती है, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पानी वेस्टेज होता है। वो चैप्टर हम बाद में करेंगे, बट 2 वजह से हम इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, बाकी बनस्पत इन चीज़ों की मेंटेनेंस कम होती है, और इसी वजह से आपको मोर एफर्ट इन क्लीनिंग होती है। थर्ड होता है वारंटीज। जो सिविल का पुल होता है उसकी वाटर प्रूफिंग की वारंटी कोई दे सकता है, कोई फिल्ट्रेशन की वारंटी देगा या स्ट्रक्चर की वारंटी देगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि 4 एजेंसी अलग अलग जगह काम कर रही हैं। वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। अगर कोई लीकेज या सीपेज है तो आपको पूरा का पूरा पुल ही रीटाइलिंग करना पड़ता है, री प्लम्बिंग करनी पड़ती है, और वो इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। हालांकि नाउ व्हाट वी आर डूइंग, लाइक अगर कोई सिविल पुल में लीकेज है कुछ है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ डाल देते हैं, इसका लाइनर हम पेस्ट करके एक पाइपलेस फिल्टर लगाते हैं, तो वही पुल आपका लीक प्रूफ हो जाता है, चाहे किसी भी पोजीशन में हो। बट यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर लाइनर एंड द फिल्टर्स। बेसिक स्ट्रक्चर आपका वही रहता है, तो स्ट्रक्चरली वी डोंट चेंज एनीथिंग, बट वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइनर की बात करें, और सपोज लाइनर कहीं से डैमेज है, 1%, पहली बात तो होता नहीं है, बट इनकेस अगर होता है तो वी कैन ऑलवेज रिपेयर दैट पोर्शन ओनली। तो इसमें लीकेज और सीपेज की चांस होते नहीं। सीपेज तो इसलिए नहीं होगा बिकॉज सिंथेटिक सरफेस है, तो ऊपर से पानी नीचे कभी जाएगा ही नहीं। सिविल वाले में कहीं ना कहीं से सीलन आई जाती है, घरों में भी आ जाती है, तो पूल के अंदर तो कैसे नहीं आएगी। सिमिलरली फाइबर ग्लास इज बुलेट प्रूफ फॉर सीपेज एंड ऑलमोस्ट 100% लीकेज प्रूफ। इन केस कहीं पे भी आ जाती है तो दे कैन बी ऑलवेज रिपेयर्ड, दे कैन बी रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश करने में इसमें टाइल चेंज करनी पड़ती है, इसमें लाइनर चेंज करना पड़ता है, इसमें कोटिंग करनी पड़ती है। तो रिफर्बिश की सबसे कम कोटिंग फाइबर ग्लास में आती है, कॉस्टिंग। लाइनर में सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड में सिविल वर्क का अगर पूल है तो आपकी उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। अच्छा, इससे भी जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि टाइल चिपिंग। तो जब हम किसी भी नए पुल में देखते हैं तो कई बार आप देखते हो कि टाइलें निकल निकल के शुरू हो जाती हैं, खासतौर से ग्लास मोज़ेक जो लगाते हैं।
रीजन उसका ये होता है कि वो सीमेंट या केमिकल से लगती हैं, और एक दो भी निकल गई तो फिर वो काफी किसी के पैर में लगा, किसी को तो सेफ्टी वाइज थोड़ा सा इशू हो जाता है. वाइल इन दीज केसेस दीज आर सेफ, दिस इज कंप्लीटली सेफ. इसमें टाइल चिपिंग का इशू आता है, तो बेटर है कि अगर कहीं से टाइल चिपिंग आता है हम लाइनर लगा सकते हैं. ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर में टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है, इसमें सबसे कम लगता है. और एक और चीज़ है जो आरसीसी पूल की थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है, वो ये है कि जब हम कोई भी आरसीसी का पूल छत पे लगाने की बात करते हैं, तो जो पानी का वेट होता है उससे कहीं ज़्यादा वेट हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन का होता है. तो फॉर से लाइक मैं इफ वी वांट टू मेक ए पूल ऑन द रूफ टॉप, और हमने डिज़ाइन किया हुआ सिविल से कि सिविल का हमने पूल बना रहा है, राइट. तो सीपेज लीकेज के अलावा जो आपका वेट है पूल के ऊपर में, वो एक तो वाटर वेट हो गया. जैसे सपोज आई वांट टू मेक ए पूल ऑफ 25/10, 25 फीट बाय 10 फीट बनाना चाहते हैं, 4 फीट गहरा हो, तो उसका जो वाटर का वेट है वो अराउंड हो गया 22,000 लीटर. ठीक है. अगर आप सिविल वर्क का कॉस्ट, सिविल वर्क की वेट निकालें, तो वो आपका हो गया 15,000 किलो, विच इज ऑलमोस्ट डबल. 15 से 20,000 किलो का, डिपेंडिंग ऑन द कितना मोटा आपने आरसीसी लगाया, क्या लगाया. तो यहां पे हमारा वेट हो रहा है करीब 40,000 किलो या 40 टन. सेम पूल अगर मैं लाइनर में लगाता हूं तो मेरा वाटर का 22,000 ही रहेगा, जो बाकी स्ट्रक्चर है उसका मेरा 1000 केजी हो गया. तो दैट मीन्स आपका 23 टन वेट हो गया. यहाँ पे भी आपका 22 या 23 के बीच में कहीं पे वेट रहेगा. तो दैट मीन्स इफ वी आर एबल टू लिफ्ट 100 केजी, वी आर ओनली लिफ्टिंग 50 केजी, जस्ट द वेट ऑफ द वाटर. तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर में जो स्ट्रेंथ है या टेंशन है वो कम रहेगी. तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव ए लाइटर वेट पूल ऑन द रूफ टॉप स्पेशली, क्योंकि ग्राउंड में तो उतना दिक्कत नहीं होते, बट रूफ टॉप में आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. प्लस कॉस्टिंग. काफी लोग कॉस्ट की बात करते हैं कि कॉस्टिंग क्या आती है. अब अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जब कॉस्टिंग की बात आती है तो लोग बोलते हैं जी ये पर स्क्वायर फीट हमारा पूल जो है इतना पड़ेगा, जो कि पैटर्न गलत है. बिकॉज पर स्क्वायर फीट आपका हाउस बन सकता है, स्विमिंग पूल नहीं बन सकता. रीजन मैं बताता हूँ. अगर मैं स्विमिंग पूल 10/20 फीट का बना रहा हूँ या 10/20 का बना रहा हूँ, इन कंपेरिजन 20/40, तो मेरा स्टील ज़्यादा लगेगा, मेरे वॉल की थिकनेस ज़्यादा होगी. तो पर स्क्वायर फीट में छोटे पूल और बड़े पूल को नहीं दे सकता. तो अगर आप टेक्निकली डिज़ाइन करें और कॉस्टिंग देखें तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं. रीजन, आपको ज़्यादा स्टील लगानी पड़ती है. ये रिलेटिवली आपका 70% कॉस्ट आता है अगर ये 100% है, और जो फाइबर ग्लास का है वो अप्रोक्सीमेटली 60% कॉस्ट आती है फॉर द स्मॉल पूल्स. अगर बड़े पूल हो जाएं तो ये सपोज 100% है, ये आपका 50% रह जाएगा, और ये वाला आपका 80% के आसपास कॉस्टिंग रहेगी. तो अगर आप देख रहे हैं कि कॉस्टिंग इजीली रिड्यूस नहीं हो रही है, इट्स रिलेटिव. रिलेटिव इन द सेंस, अगर मैं बड़ा पूल बनाता हूँ सिविल का तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जो भी XYZ आएगी, लेकिन लाइनर में मेरी कॉस्ट बड़े पूल में कम हो जाएगी. बट वही पूल अगर हम बड़ा फाइबर ग्लास में बनाते हैं तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है. रीजन, अगर हम फाइबर ग्लास का बड़ा पूल बनाते हैं तो हमें वॉल थिकनेस ज़्यादा देनी पड़ती है. लाइनर पूल में अगर हम बड़ा पूल बनाते हैं तो हमारे पैनल की नंबर ऑफ पैनल्स रिड्यूस्ड, कम हो जाते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से. इसमें हमारा वही रहता है. तो पर स्क्वायर फीट आप किसी भी चीज को नहीं ले सकते.
ये आपकी कॉस्टिंग हो गई। तो मैंने आपको 3 तरह के पूल बता दिए, तीनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड क्या फ़र्क है वो मैंने बता दिए। तो इसके बेसिस पे आप लोग स्विमिंग पूल डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पूल लगाना है, किस तरह का पूल लगाना है, किस तरह की चीज़ें आपने बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ें आपसे डिस्कस